हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अर्णा चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सी टेट के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को। टैग वर्ड बेसिकली होते क्या है कि ये अपने आप में कोई सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इन टैग वर्ड को अगर आपने समझ लिया और जो क्वेश्चन आप पढ़ने से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि जब आप ऑप्शन को पढ़ो तो ऑप्शन में ये जो टैग वर्ड है, अगर आपने इनको समझ लिया तो ये आपको आंसर लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको आपको समझना है किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई शब्द आया है सर्वांगीण विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास के संदर्भ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों को हमें किस तरीके से उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए, केवल शारीरिक विकास पर या फिर केवल नैतिक विकास पर, अगर उसमें कहीं पर शब्द आपको दिखाई दे रहा है कि सर्वांगीण विकास, तो ये हमेशा आपका आंसर सही होगा। ये पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक वे में माना जाता है। ठीक है। वहीं इसके अपोजिट अगर किसी शब्द में, किसी ऑप्शन में केवल करके कोई बोल दिया गया कि केवल इतने बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, या फिर केवल पाठ्यचर्या का इतना एक हिस्सा पढ़ाना चाहिए, केवल जो है साल के अंत में परीक्षा लेनी चाहिए, है ना, या फिर मात्र करके कुछ ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर सिर्फ, यानी कि ये जो केवल मात्र सिर्फ अगर इस तरह के वर्ड है तो ये नकारात्मक होते ही गलत माने जाते हैं। ठीक है। ये हमारा आंसर का पार्ट कभी नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा है यहाँ पर जिज्ञासा प्रोत्साहित। जिज्ञासा और प्रोत्साहित, अगर अगर बच्चा जिज्ञासी होकर पढ़ेगा, वो अपने आप में जिज्ञासी है और उसको प्रोत्साहित किया जाए काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए, अधिगम के लिए, तो वो अपने आप में सकारात्मक माना जाता है। ठीक है। अगर ये किसी ऑप्शन में है तो ऑटोमेटिक जो है आप समझ लीजिए कि वो ऑप्शन सही है। ठीक। वहीं दूसरी ओर हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसको हतोत्साहित इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उसको हतोत्साहित कर दिया गया है तो वो अधिगम अच्छा कैसे करेगा, वो एक्साइट होकर काम कैसे करेगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो केवल मात्र सिर्फ है, इसको इंग्लिश में एक वर्ड आता है इसके लिए, ओनली। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको सम्मान करना या फिर अवसर देना, जैसे कि समावेशी शिक्षा में हम देखते हैं कि उसकी विशेषता होती है कि वह सभी वर्ग के बच्चों का सम्मान करती है, सभी वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। तो ये अपने आप में सकारात्मक होने के साथ साथ में समावेशी शिक्षा की विशेषता भी है। और अगर ये किसी ऑप्शन में इस तरह से आपको दिखाई दिया जाए कि बच्चों को फॉर एग्जाम्पल अच्छे अधिगम के लिए या फिर उनके मानसिक विकास के लिए हमें क्या क्रिया करानी चाहिए, उन्हें जो है कोई काम रटने के लिए, याद करने के लिए दे दिया जाना चाहिए, या फिर खुद करके उसको सीखने के अवसर देना चाहिए। तो इस तरीके से अवसर देना अपने आप में सकारात्मक माना जाता है। बच्चों का सम्मान, हर एक वर्ग के बच्चों को सम्मान देना सकारात्मक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस तरह के बच्चों को या फिर किसी भी तरह के बच्चों को कक्षा में नकार देते हैं, या फिर उन्हें अनदेखा कर दे, या फिर उन्हें उस काम को करने के लिए बाध्य कर दे। ठीक है। बाध्य करना, अनदेखा करना, सीमित करना, ये कैसे होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। इनसे अगर आपका क्वेश्चन में इनसे संबंधित पूछा गया है ऑप्शन देकर, तो कहीं पर भी जिस ऑप्शन में आपको इस तरह के वर्ड दिखाई दे, तो उसको आपको डायरेक्ट कट कर देना है, क्योंकि ये नकारात्मक होता है। ठीक है। ये से हमेशा जो है इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत जाएंगे। ठीक। दूसरा है यहाँ पर नेक्स्ट है करके सीखना। ये मनोवैज्ञान, जो बाल मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में ये शब्द जैसे करके सीखना, हस्तपरक क्रिया, इस माध्यम से बच्चे क्योंकि जल्दी सीखते हैं। ठीक है। इसलिए इसको सकारात्मक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जानकारी को बच्चों को रटने के लिए बोल दे, या फिर याद करने के लिए बोल दे, या फिर उनको कंठस्थ करने के लिए बोल दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों को अगर बोलेंगे, तो बाल मनोविज्ञान ये कहता है, या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान ये कहता है कि इस तरह से हमें जानकारी को बच्चों को रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है, याद करने के लिए नहीं देना है। अगर ऐसा किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। आप उसे ऑटोमेटिक काट दोगे, आपका आंसर लेने में आसानी होगी। ठीक। नेक्स्ट है विविध प्रकार की सामग्री। अगर हम बच्चों को अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से पढ़ाते हैं,
जैसे सिर्फ एक समान विधि से ना पढ़ाकर या फिर एक तरीके से ना पढ़ाकर अगर हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, अलग अलग विविध प्रकार की सामग्री से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा बच्चे के ज्ञान को बढ़ाएगा, उसमें वृद्धि करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये सकारात्मक माना जाता है, ये नकारात्मक माना जाता है, ये अपने आप में इनफेक्टिव होगा। ठीक है, और इफेक्टिव कौन सा होगा, अगर हम उन्हें अलग अलग तरीके से चीजों को करने के लिए देंगे। ठीक, नेक्स्ट है सक्रिय और श्रम करके सीखना। जब बच्चा सक्रिय रहता है, जैसे कि जीन पियाजे भी कहते हैं कि उसका सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। और लर्निंग बाय डूइंग करके, मतलब बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखे, स्वयं करके सीखे, उसका स्वयं का उसमें सक्रिय होना बेहद जरूरी है। तब कहा जा सकता है कि वह एक सकारात्मक पक्ष माना जाता है बच्चे के संदर्भ में। अगर वहीं दूसरी ओर बच्चा निष्क्रिय है और या फिर उसको पहले से ही कार्य करके दे दिया गया है, या फिर उसको जो है एक निश्चित तय फिक्स मतलब काम दे दिया गया है, तो वो क्या होता है, वो नकारात्मक होता है। उससे हम कहेंगे कि बच्चे की लर्निंग या फिर अधिगम इनफेक्टिव होता है। इससे बच्चे के लर्निंग पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग उसको नहीं माना जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं इस तरह से ऑप्शन में बच्चा निष्क्रिय है या फिर उसको पहले से ही कार्य करके दे दिया गया है, तो वो ऑटोमेटिक क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित कक्षा या फिर मतलब बाल केंद्रित अधिगम, बाल केंद्रित कक्षा, यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक माना जाता है। लेकिन अगर कक्षा कैसी है, शिक्षक केंद्रित है या फिर पुस्तक केंद्रित है, जो अधिगम या फिर पुस्तक की बात करें, तो अगर वो शिक्षक केंद्रित है या फिर जो है वो पुस्तक केंद्रित है अधिगम, तो वो नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, भाषा का कैसा प्रयोग करना चाहिए, किसी भी कक्षा में बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो भाषा जो है किसी विशेष भाषा का अगर हम प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं तो वो गलत माना जाता है, वो नकारात्मक माना जाएगा। हाँ, वहीं पर अगर हम बहुभाषा का प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम बच्चों को मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमें एनसीईआरटी भी बताती है, आरटीई भी बताती है, ठीक है, तो हमें पढ़ाना किस में है, मातृभाषा में पढ़ाना है। और नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें भी यही प्रावधान है कि हमें बच्चों को किस में पढ़ाना है, उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है, और एक भाषा में नहीं बहुभाषा में पढ़ाना है। क्यों, कैसे, जैसे कि हम समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं, तो समावेशी शिक्षा के तहत भी जो है हमें बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना है, उसे अपनाना है। ठीक है, बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन शब्दों का यूज करके, और इन शब्दों को अगर आपने पहचान लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें जानकारी को बच्चों को जब हम जानकारी प्रेषित करें, उन्हें मतलब उनसे साझा करें, तो उस जानकारी को आगे मतलब बच्चे जीवन में प्रयोग कर पाए या फिर उसका उपयोग कर पाए, तो उसके लिए उस जानकारी को क्या करा देना चाहिए, प्रत्यास्मरण यानी कि उसको याद करा देना चाहिए या फिर उसे समझाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हम सकारात्मक पक्ष की तरफ देखें तो सकारात्मक शब्द इसमें समझाना होगा। वहीं अगर हमने उसको प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल या फिर जो है याद करने के लिए उसको दे दिया, तो वो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हम उसको कट कर देंगे। दूसरा है सम्मान या फिर लगाव या फिर प्रोत्साहन। देखिए, हमारी कक्षा में बहुत तरह के विद्यार्थी आते हैं, बहुत तरह के बच्चे आते हैं, तो हमें क्या करना है, उन सब का सम्मान करना है, उन सब से लगाव रखना है और उन सबको प्रोत्साहित करना है। ये तीनों शब्द अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उन्हें दंड दे, ठीक है, स्टडी करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए, या फिर जो है कोई बच्चा उद्दंड कर रहा है उसको बाहर निकालने के लिए हम उसे दंड दे या फिर सजा दे उसको सुधारने के लिए, या फिर उसके सामने समस्या मतलब उसके ऊपर डाल दे या फिर बोझ डाल दे या फिर उसकी तुलना किसी से हम करें, तो ये सब क्या है, अपने आप में नकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इनका इस्तेमाल क्वेश्चन में किस तरीके से आपको इन्हें ढूंढना है। हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर ही रहे हैं और उसमें मैं बीच बीच में आपको समझाती रहती हूँ कि ये कोई भी ऑप्शन अपने आप में गलत कैसे होगा। ठीक है, तो हम उनमें नेगेटिव वर्ड को ही ढूंढते हैं और उसको कट करते चले जाते हैं, और पॉजिटिव जो अपने आप में मनोवैज्ञानिक भाषा के जो शब्द है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी सकारात्मक है, इनका प्रयोग अगर किसी ऑप्शन में है तो वो ऑटोमेटिक जो है सही हो जाता है।
ठीक है, ये ट्रिक से भी आप जो है आंसर लेना सीख जाओगे। बात करें समावेशी शिक्षा जो है, देखिए शिक्षा के कई प्रकार होते हैं। समावेशी शिक्षा सकारात्मक होती है, हमें इसी को बढ़ावा देना है हमेशा। वहीं दूसरी और अगर एकीकृत शिक्षा से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर विशेष शिक्षा से आधारित क्वेश्चन है कि किस प्रकार की शिक्षा जो है अच्छी मानी जाती है, तो समावेशी शिक्षा अच्छी मानी जाती है, एकीकृत या फिर विशेष शिक्षा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों ही एक का रूप है। ठीक है, यानी कि स्पेशली प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग कक्षाएं और जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, औसत बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग से स्कूल, अलग से कक्षाओं का प्रावधान कर देना ही क्या होता है, विशेष शिक्षा होती है। इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। समावेशी में सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, सभी स्तर के बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, इसीलिए समावेशी को जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, समस्या समाधान। समस्या समाधान मतलब कि अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अतिक्रम करा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य समस्या समाधान होना चाहिए। ठीक है, विश्लेषण करके बच्चे जब सीखे, अवलोकनात्मक तरीके से बच्चे अगर सीख रहे हैं, आलोचनात्मक चिंतन का उनमें अगर विकास हो रहा है, तो वो क्या है, वो सकारात्मक है। ठीक है, हमें उसे क्या देखना है, पॉजिटिव में देखना है। वहीं दूसरी ओर वो गलत कब होगा, जब हम उन्हें रैंक दे देंगे। ठीक है, अगर हम रैंक देने के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को उच्च ग्रेड देने के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर अंक प्राप्ति के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर रोजगार की शिक्षा या फिर रोजगार प्राप्ति के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो गलत माना जाता है। ठीक है, हम उसको सही नहीं देखते, हम उसको नकारात्मक में देखते हैं, उसको सही नहीं मानता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है आगमनात्मक चिंता। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चों में हमें आगमनात्मक चिंतन का विकास करना है, बच्चों में हमें सृजनात्मक चिंतन का विकास करना है। वहीं दूसरी ओर अगर हमने बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि उनमें निगमनात्मक चिंतन का विकास हो, क्योंकि चिंतन में भी जैसे कि अगर हम दो देखते हैं तो निगमनात्मक चिंतन होता है, सृजनात्मक होता है, आगमनात्मक होता है। सबसे जो बेस्ट होता है वो सृजनात्मक होता है। सबसे बेस्ट हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, और अगर इन निगमनात्मक और आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में अगर डिफरेंस करें तो उसमें से इंडक्टिव बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा किसी भी समस्या, किसी भी चीज पर सिर्फ एक नहीं कई पक्षों पर उस पर विचार करता है। ठीक है, और वो क्या है, मतलब विभिन्न ऑप्शनों पर विचार करता है। निगमनात्मक में तो उल्टा होता है कि बच्चा चाहे समस्या कितनी भी हो, वो सिर्फ एक ही समाधान रटा रटाए पर जो है फोकस उसका रहता है, तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हमें बच्चों में आगमनात्मक चिंतन का विकास करना है, सृजनात्मक चिंतन का विकास करना है, हम इसको सकारात्मक रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उसमें निगमनात्मक चिंतन का विकास किया जा रहा है तो वो नकारात्मक रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रयोगात्मक अवसर देना। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि हमें बच्चों को जब भी हम पढ़ाएं तो साथ साथ में हमें कुछ अवसर प्रयोगात्मक भी देने चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली भी उनको वो अवसर प्रदान करने चाहिए कि वो उस काम को करके देख सके। ठीक है, उस सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से करके देख सके, ताकि वो कितना सटीक है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर हमने केवल अभ्यास करा दिया तो वो हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, सकारात्मक नहीं माना जाएगा, वो नकारात्मक है। क्योंकि केवल अभ्यास से उनके जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल नहीं होगी। ठीक है, उसको कंप्लीट भी नहीं माना जाएगा और वो आगे उसको जो है कहीं यूज भी नहीं कर पाएंगे अगर वो जानते ही नहीं है। ठीक, समझ गए। तो बेस्ट कौन सा होता है, प्रयोगात्मक अवसर देना। वहीं अगर हम सकारात्मक में देखें तो सौहार्दपूर्ण व्यवहार हमें बच्चों के साथ में करना चाहिए, ये सकारात्मक पक्ष जो है होता है। अगर हमने उनके साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, कोई बच्चा विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समाज से आ गया, तो हम उसके साथ में अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तो वो नकारात्मक माना जाता है। हाँ, सभी बच्चों के साथ में हम सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तो वो सकारात्मक माना जाएगा। हम अगर बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर प्रयोग करके अगर हम पढ़ाएं, उनके उनके जब हम उन्हें पढ़ा रहे हो तो जो भी हम तथ्य पढ़ा रहे हैं, जो भी हम मैटर पढ़ा रहे हैं, उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं से एग्जाम्पल को उठाकर, उदाहरणों को उठाकर अगर हम उनके साथ में उनको जोड़कर पढ़ाते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको सकारात्मक कहा जाएगा। कहीं दूसरी ओर अगर हमने केवल पुस्तकों में आधारित जो उदाहरण है उनसे अगर उन्हें पढ़ा दिया है तो वो क्या है, वो नकारात्मक है, वो इतना इतना मनोवैज्ञानिक हम उसको नहीं कहेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें बच्चे के दिमाग को साइकोलॉजिकली ट्रीट करना है, ठीक, समझना है उसे। तो शिक्षा मनोविज्ञान यही कहता है कि सिर्फ केवल पुस्तकों पे आधारित जो उदाहरण होते हैं उनके आधार पर आप नहीं पढ़ाओ। आप जब पढ़ाओ तो बच्चे के जीवन के जो वास्तविक घटनाएं हैं, उन जीवन वास्तविक घटनाओं से संबंधित उदाहरणों से जोड़कर आपको पढ़ाना है, तभी आपकी जो शिक्षा है वो सफल मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सकारात्मक हो जाता है। लैंगिक समानता, अगर बच्चे और लड़के और लड़कियों में कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला जिसमें दोनों में समानताएं की जा रही है, दोनों को बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं, यानी उनमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लड़के का काम लड़की कर पा रही है और लड़की का काम लड़का कर पा रहा है, तो ये क्या है, लैंगिक समानता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता, क्वेश्चन आता है लैंगिक भेदभाव के आधार पर, क्वेश्चन आता है जेंडर रूढ़िवादिता के आधार पर, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, ये जेंडर रूढ़िवादिता हालांकि नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक भेदभाव, अगर कहीं पर आपसे लैंगिक भेदभाव आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मतलब नकारात्मक माना जाता है। देखो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि भाई कोई खिलौना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची को कार दी जा रही है, तो कार लेने से बच्ची मना कर देती है, वो कहती है कि ये तो लड़कों का खिलौना है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि उस पर वही विचार थोप दिए जा रहे हैं जो समाज में अभी तक विचारधारा चलती आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह की जो विचारधारा, एक सोच बनी हुई है, गढ़ी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सकारात्मक और नकारात्मक की बात कर रहे हैं, तो अगर लैंगिक समानता शब्द है तो वो सकारात्मक होता है, अगर लैंगिक भेदभाव शब्द है तो वो नकारात्मक होता है। ठीक है, अब हम आगे इसे समझते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, अगर हम बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करा रहे हैं, उनको अवधारणात्मक ज्ञान दे रहे हैं या फिर समझ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम उन्हें रोजगार के लिए पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, ये सही नहीं माना जाता है। हाँ, अगर हम उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षण करा रहे हैं तो ये क्या है, सकारात्मक है। अगर हम उन्हें व्याख्यान आधारित शिक्षण करा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, व्याख्यान आधारित शिक्षण हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, और शिक्षक केंद्रित अपने आप में नेगेटिव है, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लचीली कक्षा व्यवस्था बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो या फिर शिक्षण हो या फिर मूल्यांकन हो, उसको कठोर या फिर मानक आपको नहीं बनाना है, आपको उसको कठोर या मानक नहीं बनाना है, आपको कैसा बनाना है, लचीला बनाना है, आपको उसको फिक्स नहीं करना है। वहीं अगर दूसरी तरफ आपने उसको कठोर बना दिया, मानकीकृत कर दिया, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, चाहे वो परीक्षा को आप मानकीकृत कर दे या फिर शिक्षण को आप मानकीकृत विधि से पढ़ाएं, तो वो क्या माना जाता है, वो नकारात्मक माना जाता है। आप ये सब बहुत अच्छे से जो है समझ लें। ठीक है, आप चर्चा, वाद विवाद करके, संवाद करके अगर पढ़ाते हैं, चीजों को समझाते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप अधिगम करा रहे हैं तो चर्चा आधारित, वाद विवाद आधारित, संवाद आधारित अगर कराते हैं तो वो हमेशा क्या जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा, वो सकारात्मक होता है। अगर आपने रटने आधारित उनको पढ़ाया, रट्टाफिकेशन के लिए चीजों सामग्री को दे दिया, तो वो नकारात्मक होता है, वो कभी जो है आंसर सही नहीं होगा। ठीक, और समावेश करना, बच्चों को हमें क्या करना है, समावेश करना है, उनका समायोजन करना है, उन्हें स्वीकारना है। जब इस तरह के शब्द आधारित अगर कोई ऑप्शन होता है तो वो हमेशा सही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बच्चों को वर्गीकृत कर दे, बांट दे, ठीक है, डिवाइड कर दे, और उनको नामीकरण यानी कि लेबलिंग कर दे, उनको जो है लेबल लगा दे कि ये उच्च वर्ग के बच्चे हैं, ये औसत वर्ग के बच्चे हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इस तरीके से हम उनको नामीकरण कर दे, उनका पृथक्करण कर दे, ठीक है, उनको बांट दे या फिर उनके वर्ग बना दे, उनकी कैटेगरी बना दे या फिर उनको अलग कर दे। अगर किसी भी तरह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी ऑप्शन में हो रहा है तो वो क्या है, वो नकारात्मक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, या फिर एक टीचर, एक शिक्षिका की जो कक्षा है, चाहे वो सहयोगात्मक आधारित हो, चाहे वो व्यवहारवादी हो, चाहे वो किसी भी आधार पर जो है कक्षा हो, अगर वो लोकतांत्रिक कक्षा है तो वो सही है। ठीक है, वो प्रजातांत्रिक कक्षा है तो वो अच्छी है।
ठीक है। लेकिन अगर कहीं दूसरी तरफ वो अधिकारवादी कक्षा है तो वो गलत हो जाएगी। वो शिक्षक नियंत्रित कक्षा है, वहां पर नियंत्रण शिक्षक का है, तो वो भी क्या है, गलत है। यहाँ पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि कक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए और बच्चे स्वतंत्र रहने चाहिए, कक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है वो परामर्शदाता की है, ना कि अधिकारवादी की, ना कि अधिकारवादी की। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। कक्षा या फिर समूह या फिर क्रिया या फिर अधिगम कैसा होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ठीक है। कोऑपरेटिव होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। जो आप लर्निंग करा रहे हैं उसमें टीचर का स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, अंतःक्रिया, पारस्परिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस तरीके से अधिगम हो रहा है, अगर इस तरीके से लर्निंग हो रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या है, वो बहुत अच्छी बात है, वो सकारात्मक है। ठीक है। समूह क्रिया करके अगर हम पढ़ाते हैं, सामूहिक खेल कराते हैं, तो वो अच्छे माने जाते हैं। वहीं अगर हमने विशेष खेल आयोजित करा दिए हैं, विशेष कक्षा बच्चों की बनाती है, ठीक है, विशेष किसी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रायोरिटी देती है, तो वो हमेशा, ये विशेष शब्द ही अपने आप में क्या है, गलत है। इसे तुरंत आप कट कर दोगे, ये नेगेटिव होता है। ठीक है ना। सतत सतत मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन दो प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर योगात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि साल के अंत में, महीने के अंत में, एक अवधि, एक निश्चित अवधि के बाद में कोई मूल्यांकन असेसमेंट बच्चों का किया जा रहा है, जो भी उनको पढ़ाया है उसको जांचने के लिए। ठीक है। हालांकि उद्देश्य जांचना नहीं होता, उद्देश्य होता है कि जो कमी रह गई है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो योगात्मक मूल्यांकन गलत होता है। सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, इवेल्युएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और हमें करना कौन सा चाहिए, सतत करना चाहिए, योगात्मक नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को कोई कार्य करने का अवसर दे रहे हैं, या फिर उनको करके देखने का, करके सीखने का अवसर दे रहे हैं, लर्निंग का अवसर दे रहे हैं, या फिर किसी भी मनोरंजन का, कुछ भी, मतलब जब अवसर देने की बात आ जाए, तब ये क्या है, अपने आप में सकारात्मक है। उनसे हमें क्या रखनी चाहिए, अपेक्षा रखनी चाहिए, यानी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो नकारात्मक माना जाता है। हमें बच्चों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, हर एक टैग वर्ड को आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर हमने 3 महत्वपूर्ण पेज के आधार पर, मतलब समझा है चीजों को, किस तरीके से टैग वर्ड यूज करके उनको समझकर आप आंसर ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शन कट करके, ऑप्शन को कट करते हुए अपना आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। यही बेस्ट तरीका इसलिए होता है कि जब आपके पास में टाइम तो कम हो, स्टडी तो आपकी कम हुई हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसे शॉर्ट ट्रिक जो आपको हेल्प कर जाए, कोई की आपकी जो है आपको हेल्प कर जाए, तो वो क्या हो सकती है, तो वो यही तरीका होता है। ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड पर अगर आपने कमांड कर ली तो ये आपको पूरी तरह हेल्प करेगा। और हमेशा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताती भी हूँ, जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख भी रहे हैं, तो उसमें भी मैं बीच बीच में आपको जो है बताती रहती हूँ कि कौन सा वर्ड यहाँ पर जो है गलत है, जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ है। ठीक है ना। तो नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों के जो बीच का अंतर है, या फिर जो टैग वर्ड हम जिनको कहते हैं, जिनको मनोविज्ञान की कुंजी भी कहा जाता है इन शब्दों को, तो आप समझ गए होंगे और ये आपको हेल्प करने वाले हैं निश्चित तौर पर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो चलिए इसी के साथ में लेना चाहेंगे आपसे अलविदा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।